हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम फिर से एक बार पाठ मुगल साम्राज्य को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ एक तस्वीर दे रखी है, जानते हैं ये कौन है? ये है अकबर। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत अकबर उसका उत्तराधिकारी बना। जब वह राजा बना तब उसकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी, यानी 13 वर्ष की आयु में वो राज्य का उत्तराधिकारी बना। क्योंकि वो हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था इसलिए उसे ही राजपाट मिला। बैरम खां उसका संरक्षक था, यानी उसका प्रोटेक्टर था उसको, क्योंकि वो छोटा था ना इसलिए। एवं मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में उसकी सहायता उसने की थी। किसने? बैरम खां। यानी बैरम खां उसका बहुत बड़ा विश्वास पात्र था। तो अकबर के बारे में आपने शायद पहले कहीं सुना हो सकता है कहीं मूवी में भी देखा हो। जैसे बहुत पहले एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, उसमें भी आपने उसके बारे में सुना हो और आप उससे काफ़ी जानकारी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबर के प्रमुख सैन्य अभियानों की। किस तरह से वो आगे ही बढ़ता गया और सबको अपने कब्जे में करता गया, सबको हराता चला गया। 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। तो देखा आपने कि किस तरह से अब अकबर खुद जो है उनसे स्वतंत्र हो गया। फिर उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज्बेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। फिर 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभोर पर कब्जा कर लिया। यानी उन्होंने क्या किया, अकबर ने क्या किया, जितने भी हमारे यहाँ पे रजवाड़े थे और जो राजपूत राजा थे उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान भी हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया। ये उत्तर पश्चिम का मतलब है जो पाकिस्तान वाला और अफगानिस्तान वाला हिस्सा है। तो सफ़ाविदों को हराकर कंधार पे कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। और फिर मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात तो काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरे भारत में अकबर ने अपना सैन्य अभियान चलाया। किस तरह से उत्तर भारत से होते होते फिर वो उत्तर पश्चिम भारत में भी गया और यहाँ तक कि उसने दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर अपना कब्जा किया। तो ये थे अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। अब हम अकबर की प्रशासनिक नीति और उसकी धार्मिक नीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अकबर की प्रशासनिक नीति कैसी थी, यानी उसका प्रशासन कैसा था, उसका राज्य कैसे चलता था। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी भी मिलती है। देखिए अकबरनामा एक ऐसी किताब थी जो अकबर की कहानी थी और जिसे लिखा था उसी के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने। क्या उसने जानकारी दी कि उसका प्रशासन कैसे चलता था। अकबर का साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेवारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। यानी जो सबसे बड़ा था उस सूबे का मतलब होता है कि उसने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट रखा था। हर क्षेत्र का एक मुख्य अधिकारी होता था जो सूबेदार कहलाता था। अब सूबेदार के अलावा वहाँ पर एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, यानी जो रुपए पैसों की देखभाल से संबंधित निर्णय लेता था, उसको दीवान कहा जाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी कौन होता था? सैनिक वेतनाधिकारी, यानी जो सैनिकों को वेतन देता था। सदर यानी धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार यानी सेना का नायक।
और कोतवाल यानी नगर का पुलिस अधिकारी। इस तरह से बहुत सारे पदों में ये लोग काम करते थे, पदों पर काम करते थे और एक सूबे का काम इस तरह से चलता था। तो इस तरह से हर सूबे का काम होके अकबर का पूरा साम्राज्य बहुत आसानी से संभल जाता था। तो ये तो थी उसकी प्रशासनिक नीति, प्रशासन करने की नीति। अब धार्मिक नीति यानी उसने धर्म के बारे में क्या नीतियां बनाई। अकबर ने सुलह कुल की नीति आरंभ की। सहिष्णुता यानी सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय, शांति पर ही बल दिया गया था। यानी अकबर ने एक ऐसी नीति, धार्मिक नीति चलाई थी जिसके मध्य भेदभाव नहीं था। यानी जो भी उसको मानता था, सुलह कुल नामक जो उसने धार्मिक नीति का आरंभ किया, उसमें कोई कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं था। उसके जो मानने वाले थे ना, उनके बीच भेदभाव नहीं होता था। बस उनकी एक ही नीति थी, उसका जो केंद्र बिंदु ये था कि सच्चाई, न्याय और शांति। इसी पर ही अकबर की धार्मिक नीति बल देती थी, इसी के बारे में ही बताती थी। तो देखा आपने किस तरह से हमने अकबर के पहले सैन्य अभियानों के बारे में समझा, फिर उसका प्रशासन कैसे चलता था और उसकी धार्मिक नीति क्या थी। तो चलिए अब हम करते हैं एक क्रियाकलाप नंबर 1। अपने अध्यापक अथवा परिजनों की सहायता से अकबरनामा, मैंने समझाया था अकबरनामा जो अकबर की कहानी थी, अकबर के विषय में लिखी गई किताब। अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों में जानकारी एकत्र कीजिए। जिल्दों का मतलब है जैसे वॉल्यूम्स होते हैं ना, अलग अलग भाग होते हैं एक ही बुक के, तो यहाँ जिल्दों का मतलब वो है। तो हमें उसके बारे में कुछ पता करना है। तो चलिए एक बार हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इसके अलावा आप भी कुछ अपने आप से जानकारी एकत्र कर सकते हैं और अपने सर या मैम को इस वर्कशीट के साथ भेज सकते हैं। तो देखिए अकबरनामा के बारे में मैंने कुछ जानकारी एकत्र की है, वो आप इसको देख सकते हैं। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखा गया इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी अकबर की कहानी। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है। प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ का मतलब है यानी इसमें जो बातें लिखी गई हैं वाकई वो ऐसी ही होती थी। अबुल फजल ने वर्ष 1590 से 1596 के बीच 3 खंडों में अकबरनामा लिखा। देखिए 3 घंटों में जो अभी हम बात कर रहे थे ना, जिल्द की बात कर रहे थे, तो वो 3 खंड यही थे। 7 वर्षों में तैयार हुए। इसके पहले व दूसरे खंड में तो तैमूर की वंशावली, यानी तैमूर के वंश के कौन कौन से राजा थे, फिर बाबर के साम्राज्य, हुमायूं व सूरी वंश और अकबर के साम्राज्य का वर्णन मिलता है। किसमें? पहले और दूसरे खंड में। वहीं तीसरे खंड में हिंदू विद्वान, कर प्रणाली, भूगोल, साम्राज्य और भारतीय कला व संस्कृति का वर्णन दिया गया है। इन 65 खंडों में 65 मुगल कालीन पेंटिंग्स भी शामिल हैं कि जो उस समय की पेंटिंग्स थी वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी है। इसके अलावा आप भी और भी कहीं से इसको सर्च करके उसको इकट्ठा करके फिर अपने मैम को भेज सकते हैं, सर को भेज सकते हैं, या इसको भी भेजा जा सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो देखिए ये रहा हमारा उत्तर नंबर 1। मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया है, आप इसमें से इसके पॉइंट बना के लिखिएगा। देखिए जो पहला पॉइंट है वो किस प्रकार है, तो ये है यहाँ पर, ये पहला पॉइंट, अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया, पहला पॉइंट। उसके बाद ये है दूसरा पॉइंट, सहनशीलता की ये धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर ही बल दिया गया था। तो इस तरह से आपने इसको पॉइंट में लिखना है। आप चाहें तो केवल 2 ही पॉइंट लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम करते हैं अपना प्रश्न नंबर 2, अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर भी हमारी इसी वर्कशीट में ही है। तो ये है इसका आंसर। देखिए पहला पॉइंट जो बन सकता है वो बन सकता है साम्राज्य। अकबर का साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था और सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। फिर ये बन जाएगा दूसरा पॉइंट, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। और ये है तीसरा पॉइंट, प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे जैसे बख्शी, सदर और फौजदार और कोतवाल आदि। तो आप चाहें तो इनमें से कोई 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं या तीनों ही पॉइंट लिख लीजिए। तो इस तरह से ये हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर
मिल जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।